चलिए, आज का टॉपिक है हमारा डाइजेशन। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये डाइजेशन क्यों ज़रूरी है। एंड हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मशीन है। ये वो सारे काम कर सकती है जो कोई और दूसरे काम नहीं कर सकता। तो जब हम फूड लेते हैं तो जैसा कि अगर हम तो अपने पुराने समय पर चलें कि उस समय जब हम खाना खाते थे तो उसमें अमाउंट जो था सेल्यूलोज का ज़्यादा था, और उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा धीरे धीरे क्या बना, डाइजेस्टिव सिस्टम बना। पर जैसे 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 डेवलपमेंट होता गया और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपडेट होते गए, और जब हमने खाने को पकाना स्टार्ट कर दिया तो वो खाना पक के छोटे छोटे पार्ट में टूटने लगा। बट स्टिल कि हमारी बॉडी अभी फंक्शनिंग थी, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपडेट हो रहा था। और फाइनली अब हम उस फेज पर पहुंच चुके हैं कि आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग अपडेट हो चुका है। वो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है तो धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम इसकी डेफिनेशन पर चलें कि डाइजेशन होता क्या है, तो जैसा कि अभी बताया मैंने आपको कि जो फूड है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी जस्ट बिकॉज की बॉडी डाइजेस्ट कर सके उसे हम सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं। तो डेफिनेशन भी सेम है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि फूड कैसा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। हमें ज़रूरत है उसको सिंपल में बदलने की ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो डाइजेशन की डेफिनेशन हम यहीं से बना दे सकते हैं कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल। सिंपल सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और उसे हमें तोड़ना है किसमें, सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल में। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट थिंग कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल में कैसे टूटेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, और हमारे बॉडी में हम उन केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो फॉर डाइजेशन वी रिक्वायर्ड केमिकल सब्सटेंसेस एंड these chemical substances called एंजाइम। सो आगे अभी जब हम प्रोसेस देखेंगे तो हर एक प्रोसेस में देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग एंजाइम इस डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। एंड डाइजेशन प्रोसेस है, और हमें पता है कि इसी डाइजेशन प्रोसेस के बाद ये फूड हमें एनर्जी देगा। तो इस एनर्जी के लिए हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें फूड से मिल रही है। तो ये एक छोटी प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो इसीलिए हम इसे समझने के लिए, बहुत इजी करने के लिए इस प्रोसेस को 5 भागों में बांट देते हैं। तो देखते हैं हम आगे। डाइजेशन प्रोसेस इज divided into 5 parts। तो अब वन बाय वन हम इन 5 पार्टों के बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी हमने देख लिया, एक ओवरव्यू लेते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस क्या है। तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच या इन विच, जिसके द्वारा या जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो फूड होते हैं, फूड में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, वो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन से सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल में बदलते हैं।
तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। सेकेंड, इस डाइजेशन की प्रोसेस के लिए हमें केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं, वो कहलाते हैं एंजाइम। और ये जो प्रोसेस है ये बटी होती है 5 पार्ट में। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड में इस डाइजेशन प्रोसेस की पूरी 5 स्टेप और साथ ही साथ इसका पूरा एक बेसिक डायग्राम। चलिए पहले समझते हैं यहाँ पर 5 स्टेप्स। तो फर्स्ट वन है इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ एक्सक्रीशन। अब ये प्रोसेस कैसे होती हैं, तो पहले हम बनाते हैं डायग्राम, क्योंकि बायो में समझने के लिए बेसिक रिक्वायर्ड है डायग्राम। जब तक आपको डायग्राम नहीं बनेगा आप बायो की आधी चीज़ें नहीं बता पाएंगे। ये शुरू होता है हमारा माउथ, ये पार्ट है हमारा ईसोफेगस, ये है स्टमक, ये है पैनक्रियाज, ये है हमारा लीवर, ये है गॉल ब्लैडर, ये पार्ट कहलाता है हमारा डियोडेनम, ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया एनस। 2 पार्ट, एक ये सीकम और एक ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये पूरा हमारा बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये माउथ है, ठीक है। माउथ में यहीं पर अगर छोटी छोटी और चीज़ें मैं बनाते जाऊँ तो माउथ में यहाँ पर हमारी होती हैं
सलाइवरी ग्लैंड। अब देखिए जब भी वर्ड आएगा ग्लैंड तो दीज ग्लैंड्स आर दी नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स ये केवल डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेंगी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी नेक्स्ट पेज पर चलिए मैं थोड़ा सा एक पेज आगे बढ़ा के बता देता हूँ कि एक वर्ड आता है एलिमेंट्री कैनाल। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है? दिस इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड टू एनस, जो माउथ से स्टार्ट होगी और कहाँ खत्म होगी? एनस पे खत्म होगी। कैसे? देखिए पीछे चलते हैं, ये माउथ है, ये पूरा ऐसे पाइप होते हुए यहाँ जा रहा है स्टमक, स्टमक से ये डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये दिख रहा है एनस। तो इस तरीके से ये माउथ टू एनस पूरी एक पाइप कहलाती है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। और जहाँ जहाँ ये ग्लैंड लिखे आएंगे जैसे सलेवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक पैनक्रियाज, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स फूड इनमें से होकर के नहीं जाता, फूड इनके साइड से होकर के जाएगा और इनसे निकलने वाले डिफरेंट एंजाइम हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। चलिए तो ये हो गई सलेवरी ग्लैंड, सभी जानते हैं इसी सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा। देन फूड विल एंटर टू दैट ईसोफेगस। ईसोफेगस के पास में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अगर हम देखें तो यहीं पर यहाँ आपको लैरिंग्स मिल जाएगा, यहीं देखें तो आपको फेरिंग्स मिल जाएगा, यहीं देखें तो आपको एक ऐसे कप या ढक्कन के जैसे स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। एक जगह इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस और एक तरफ कहते हैं इसको ग्लॉटिस। काम क्या है बता देता हूँ। देखिए लैरिंग्स फेरिंग्स साउंड के लिए होता है, ठीक है। ये ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम फूड लेते हैं तो ये फूड ईसोफेगस से होते हुए आप देख रहे हैं एक पाइप मैंने यहाँ निकाली हुई है, ये डायरेक्ट जाती है लंग्स की तरफ। मैं लिख देता हूँ छोटा सा, टू लंग्स। तो हमें पता है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ऑक्सीजन यहाँ से होते हुए वो स्टमक में नहीं आती। तो ये जो ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस है ये एक तरीके से कैप का काम करते हैं, ढक्कन का। तो जैसे ही फूड आता है तो क्योंकि हम ऑक्सीजन तो कंटिन्यू ले रहे हैं तो ये पार्ट हमारा कंटिन्यू खुला रहता है। लेकिन जब भी वेन एवर वी टेक फूड तो जो फूड है वो हमारे इस लंग्स वाले पार्ट पर ना जाए। क्यों? क्योंकि लंग्स की पाइप का स्ट्रक्चर बहुत छोटा है। अगर यहाँ फूड चला गया तो आप देखते हैं कि खाना खाते खाते कभी हमें, अगर हम नॉर्मल टर्म यूज़ करें, ठसकी लगना, ठीक है, तो उसमें होता क्या है एक्चुअल में, वो फूड आपके यहाँ चला जाता है। तो मैंने आपको पहले ही एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही किया था कि हमारी बॉडी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मशीन है। तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उस फूड को बाहर फेंक देती है, यहाँ फेंक देगी, वापस वो यहाँ जाएगा। लेकिन कई बार कंडीशन अगर क्रिटिकल हो जाए या हम जैसे हमारे जो ओल्ड एज या हमारे दादा दादी नाना नानी हमेशा कहते हैं और जो हमें सीखना भी चाहिए कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, कंसंट्रेशन खाने पे होना चाहिए, बहुत नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट कि यही जो फूड है अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ चला गया तो कई बार डेथ भी हो जाती है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कितनी सी पाइप में क्या फंस जाएगा खाना, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी और ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी मतलब वो इट कॉज डेथ। चलिए अब फूड आ गया हमारे स्टमक में। यहाँ माउथ में जब ये फूड एंटर होगा तो हमारी पहली प्रोसेस जो है इंजेशन वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो आता है डाइजेशन, कहा किया जाता है, ये तो रिसर्च है, ठीक है, जो फ्रॉग ने की थी कि सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में,
ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा यही डायग्राम में समझाने की कोशिश करूं या इसका एक अलग से डायग्राम बना दूं मैं, चलिए अलग से ही देख लेते हैं। जैसे अगर ये पाइप है, मैंने ये स्टमक बनाया हुआ है, तो हमारा स्टमक एक्चुअल में 3 भागों में बटा होता है। पहला जो पार्ट है इट इज कॉल्ड कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। इन 3 पार्ट में बटा होता है। ठीक है, यहां से फूड आता है और फूड एंटर करेगा हमारे कहां पर, स्टमक के पूरे पार्ट में, और आकर के सबसे नीचे वाले पार्ट, पाइलोरिक वाले पार्ट में वह जम जाएगा। और लगभग 3 से 4 घंटे इसका डाइजेशन, किसका, फूड का डाइजेशन स्टमक में होता है। अब उसको हम 1 बाय 1 समझते हैं कैसे होता है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए इसको मैं लिखते हुए समझा देता हूं। जैसे स्टमक, तो यहां पर छोटे छोटे पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है मैक्सिमम डाइजेशन ऑकर, तो सबसे ज्यादा डाइजेशन यही होता है। सेकंड, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, जिसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि फूड कैन रिमेन अप टू 4 to 5 आवर्स इन स्टमक। स्टमक में लगभग छोटे क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई में भी, एमपी बोर्ड में, कि स्टमक में फूड कितने देर रहता है। तो अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स। और डाइजेशन किस चीज का होगा, यहां से लगभग हर एक चीज का डाइजेशन स्टमक में शुरू हो जाएगा। अब किन का, जैसे अगर हम देखें मॉलिक्यूल, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। विल स्टार्ट डाइजेस्ट। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं। तो दीज आर द एक्चुअल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच विल प्रेजेंट इन द फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसी को ब्रेक करने का काम कर रहा है पूरे प्रोसेस में। तो यहाँ पर डाइजेशन इनका स्टार्ट हो गया। आगे देखते हैं, सम एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, म्यूसिन एंड रेनिन are responsible for the digestion in stomach। स्टमक में ये याद रखने हैं, पेप्सिन, म्यूसिन एंड रेनिन, these 3 enzymes are present in the स्टमक। एक्चुअल में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और इनएक्टिव फॉर्म से जैसे ही फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। अब देखते हैं कि ये करते क्या हैं काम। तो यहीं पर देखूं मैं, जैसे पेप्सिन, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसको ऐसा लिख लेते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन रेनिन। रेनिन भी प्रोटीन के ही डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन एक स्पेशल प्रोटीन जैसे जो प्रेजेंट होता है हमारे मिल्क में। ठीक है, तो मिल्क में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा रेनिन। मतलब जैसे ही हम दूध पिएंगे और दूध हमारा कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में, तो रेनिन उस दूध को किस में बदल देता है, कर्ड, दही में।
तो इसीलिए कहा जाता है कि आप या तो दूध पिएं या दही खाएं। बात एक ही है, क्योंकि दूध अंदर जाकर के जैसे ही स्टमक में पहुंचेगा, रेनिन उस दूध को किस में कन्वर्ट कर देगा, दही में कर देगा। तो डाइजेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन म्यूसिन पेप्सिन के साथ मिलकर के इसकी हेल्प करेगा। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे स्टमक का हिस्सा है, HCl एसिड। ठीक है, तो स्टमक में एक डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, और वो सेल्स जैसे ही फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है तुरंत ही HCl का सीक्रेशन स्टार्ट कर देती हैं। अब ये HCl का सीक्रेशन क्यों करती हैं? क्योंकि जैसा कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा, उस फूड को हमें किस में बदलना है, सिंप्लेक्स में। तो जो HCl है, और ये होता है कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड मीन्स इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम होगा और HCl एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट। डाइल्यूट सॉल्यूशन दैट मीन्स जिसमें पानी ज़्यादा होगा या सॉल्वेंट ज़्यादा होगा एंड सॉल्यूट कम होगा, तो उसमें सॉल्यूट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जस्ट लाइक कि अगर आप 10 लीटर पानी लें, उसमें 2-3 चम्मच नमक डाल दें, तो एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया जिसमें सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर, सॉल्यूट हो जाएगा आपका सॉल्ट। तो सॉल्ट का इम्पैक्ट बहुत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पानी कम लें, लाइक 1 लीटर पानी लें, उसमें 15-20 चम्मच नमक डाल दें, तो सॉल्वेंट कम हो गया, सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, सॉल्ट, तो इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई देगा। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि हम बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पार्ट है साइंस का, लैब में जाते हैं तो आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि लैब में किसी भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को विदाउट टीचर के परमिशन के नहीं छूना है, बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल, ये हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पर HCl है, HCl भी कंसनट्रेटेड होता है, और इसका काम क्या है, हमारे फूड में जाने वाले जितने भी अनवांटेड मटेरियल है, जैसे माइक्रोब्स हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो ये HCl जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है उनको टोटली क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो स्टमक सेल रिलीज कंसनट्रेटेड HCl। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हम इसका पॉइंट कंटिन्यू। These HCl is responsible to break unwanted material ऑफ फूड। चलिए फिर से स्लाइड में हम बैक करते हैं, पीछे डायग्राम पर आते हैं। तो यहाँ से हमने एंजाइम के काम देख लिए, कौन कौन से हैं, डाइजेशन देख लिया, कितनी देर रहता है। तो देख सकते हैं हम कि स्टमक जो है वो हमारे डाइजेशन का मेन पार्ट है। चलिए अब फूड स्टमक से होते हुए कहाँ जाएगा, डियोडेनम में। अब आप देख रहे हैं डियोडेनम के, अगर हल्का सा मैं इसको हाईलाइट करूँ तो डियोडेनम के इस पार्ट पर, यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है, फूड आ गया स्टमक से, लेकिन पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है गॉल ब्लैडर, ये दोनों आपको मैंने पहले ही बताया था, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दीज विल हेल्प फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, केवल हेल्प करेंगे। तो कैसे, तो गॉल ब्लैडर जो है, अब आपने अभी देखा यहाँ HCl था, इसने फूड को क्या बना दिया था, एसिड। अब गॉल ब्लैडर से एक लिक्विड निकलेगा और वो लिक्विड इस फूड को क्या कर देगा, बेस बना देगा। पेनक्रियाज भी एक क्या है, स्लेवरी टाइप की ग्लैंड है, अभी मैं आगे लिख के बता देता हूँ। और पेनक्रियाज का काम क्या है, तो पेनक्रियाज का सबसे ज़रूरी काम ये है कि इससे इंसुलिन निकलता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन एंजाइम नहीं है। इससे निकलने वाले डिफरेंट एंजाइम लाइक एमाइलेज, ठीक है। अब होता क्या है, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं कि यहाँ से फूड का डाइजेशन तो स्टार्ट हो गया, अब एक तरीके से फूड के उस पार्ट का डाइजेशन होगा जो स्टमक में नहीं हो पाया।
क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों का डाइजेशन नहीं हो पाता, तो हमारी बॉडी ने ऐसा सिस्टम बनाए हैं कि फूड आगे बढ़ता जाएगा और अगर बाय डिफ़ॉल्ट डाइजेशन नहीं हुआ तो वो डाइजेशन आगे होता जाएगा। तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का डाइजेशन करेगा, कुछ पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उनका डाइजेशन करेगा, ठीक है। और सबसे मेन पार्ट इंसुलिन। इंसुलिन आपने सुना होगा कि ये जो हम फूड खाते हैं, फूड लेते हैं, ये एट लास्ट किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। तो अगर वो इंसुलिन हमारी बॉडी में पैनक्रियास के थ्रू प्रॉपर सीक्रेट होगा तो वो उस ग्लूकोज को किस में बदलता रहेगा, ग्लाइकोजन में। और अगर इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा, और उससे होगा क्या, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। एंड ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ना दैट मीन्स हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज़। और हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ कितनी बड़ी बीमारी है, ये कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का घर कहा जाता है कि इसके बाद हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो धीरे 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 कम होने लगते हैं। तो समझ सकते हैं आप कि पैनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन कितना इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको थोड़ा सा जो मैंने बोला उसको समझ लेते हैं। लाइक जैसे मैंने हेडिंग डाल दी, सॉरी, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। पैनक्रियास, ठीक है। अब ये क्या रिलीज करेगा, इट विल रिलीज इंसुलिन। अब यहाँ सिंपल समझ लेते हैं, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज पर वर्क करेगा कौन, इंसुलिन, और इसको बदल देगा ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा कहाँ जाके, लीवर में। चलिए यहीं से एक और फास्टिंग का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं, कि कहा जाता है कि फास्ट रहना चाहिए। तो फास्ट रहने के पीछे जस्ट लाइक कि अगर हम अपने रिलीजन से जोड़ें तो वो रिलीजन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ साइंटिफिक फैक्टर क्या है वो देखते हैं। आप कंटिन्यू फूड ले रहे हैं, आपके बॉडी में ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज का अमाउंट, लेकिन अगर आप जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा लेंगे तो ये ग्लूकोज क्या होगा, आपके बॉडी में बढ़ता जाएगा। इंसुलिन की अपनी एक कैपेसिटी है, और सबसे बड़ी चीज़ जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, लीवर में। लीवर की भी अपनी कैपेसिटी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि लीवर पूरी तरह भर जाएगा तो ये भी डैमेज हो सकता है। तो फास्ट रहना क्यों ज़रूरी है, और वो भी कैसा फास्ट, जिसमें हम कुछ ना खाएं। जिस दिन आप कुछ नहीं खाएंगे ये प्रोसेस अपोजिट हो जाएगी। तो जो ग्लाइकोजन है आपके जो लीवर में स्टोर है, ये ग्लाइकोजन ऑटोमेटिक किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में, क्योंकि ये ग्लूकोज ही हमें क्या देता है, एनर्जी। तो आप कुछ मत खाइए, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और फायदा होगा। फायदा कैसे होगा कि जो लीवर फुल हो चुका था तो उसमें से जो ग्लाइकोजन है वो क्या होगा, निकल के बाहर आके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, और अगर आप कंटिन्यू खाते जाते फास्ट नहीं रहेंगे, यही ग्लाइकोजन फैट में चेंज होगा, फिर हमारे लीवर, हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गन में स्टोर होगा और धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल में बदलेगा, और जिससे प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। तो इसी कहा जाता है वीक में एक दिन, और वो भी फास्टिंग कैसी, विदाउट फूड, ताकि जो ये ग्लाइकोजन है किस में चेंज होता जाए, ग्लूकोज में, तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। ठीक है, तो पैनक्रियाज हम देख रहे हैं कि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, लेकिन कितना इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बहुत सिंपल प्रोसेस बची हुई हैं, एक मिनट इसको, चलिए अब हमारा फूड देखिए, यहाँ मैंने येलो डॉट बनाया हुआ है, एक्चुअल में इंटेस्टाइन पीछे, स्मॉल इंटेस्टाइन पीछे है, लार्ज इंटेस्टाइन आगे है। अच्छा, ये सभी को पता है, भले ही नाम इसका लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन ये कैसी होती है, छोटी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बड़ी होती है। इसकी लेंथ लगभग 5 से 6 मीटर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की 1 से 1.5 मीटर होती है। चलिए अब फूड आया हमारा कहाँ पर, पहले आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में नहीं। स्मॉल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड पहले कहाँ पहुँचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, बचे हुए फूड जो है, फूड में अगर अभी भी स्टिल कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बचे हुए हैं उनका डाइजेशन यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं
जिन्हें हम कहते हैं विलाई। अच्छा, यहाँ से हमारी अगली प्रोसेस शुरू हो रही है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, थर्ड। तो अब क्या हो रहा है, ये विलाई, यही विलाई जो है ब्लड वेसल से जुड़े होंगे और अब यहाँ हमारे फूड का जो है एब्जॉर्प्शन, मतलब फूड अभी बॉडी में बाहर था, अब फूड एंटर करेगा ब्लड में, तो वो बॉडी से ब्लड में किसके थ्रू एंटर करेगा, विलाई के थ्रू। और ये विलाई कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइन में। अब ये इंटेस्टाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक पार्ट लिखा हुआ है मैंने सीकम, ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। तो जो अब फूड है, अब यहाँ पर हमारा एक्चुअल में डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोई भी सब्सटेंस अब नहीं बचा जो डाइजेस्ट होने के लिए बचे। अब जो सीकम है, सीकम से के थ्रू फूड हमारा आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ कहाँ जाएगा, एनस में, और जो वेस्ट मटेरियल है अब बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी तक ये क्वेश्चन और आ रहा होगा दिमाग में कि यहाँ तो डाइजेशन हो रहा है फूड का, हम पानी भी पीते हैं, तो पानी के प्रोसेस भी यही है, स्टमक में आएगा, यहाँ आएगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन, क्योंकि पानी भी एट लास्ट कहाँ जाएगा, ब्लड में, तो उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ कहीं नहीं होता, उसका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फूड का कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ होगा, विलाई में। क्लियर है। और इस तरीके से तो एब्जॉर्प्शन हो गया विलाई के थ्रू, एसिमिलेशन। अब इस विलाई से नीचे अगर एक छोटा सा यहाँ स्ट्रक्चर बना दें, ये अंदर ही अंदर रेड कलर की ऐसे ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं, तो ये जो फूड है इन ब्लड वेसल्स पर जाएगा और अब ये जो ग्लूकोज के फॉर्म में है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर किस प्रोसेस के थ्रू, एक्सक्रीशन, और इस फूड का ब्लड में जाना और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। चलिए, और इस तरीके से एक्सक्रीशन के थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर कर देते हैं। यहाँ हमारी पूरी की पूरी पांचों प्रोसेस क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। अभी भी स्टिल कुछ लिखना बाकी है, वो देखते हैं, लेकिन अभी डायग्राम पहले और समझते हैं। जैसे अभी इसमें मैंने लिखा हुआ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसको और क्लियर करते हैं। ये है क्या, अभी आपने सुना होगा जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना, ये हमारा एक एक्स्ट्रा ऑर्गन बन जाता है। लेकिन क्यों बन जाता है, आज से कई हजारों साल पहले इस ऑर्गन की बहुत प्रेजेंस मानी जाती थी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्यों, क्योंकि हम जब कच्चा खाना खाते थे तो जो सेल्यूलोज होता था फूड में, ये उसके डाइजेशन के काम आता था। तो ये पूरी तरह से कैसा था, डेवलप था। लेकिन जैसे जैसे हमने खाने को पकाना स्टार्ट किया, सेल्यूलोज ब्रेक हो जाता है किसमें, छोटे फ्रक्टोज माल्टोज में, तो अब जो है इसका काम धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन कई बार किसी के बॉडी में इसका डेवलपमेंट हो जाता है और ये जो सीकम के थ्रू फूड है वो यहाँ से आते आते कई बार इसमें बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो ये अपेंडिक्स फूल जाती है, तो इसका कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, या कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि पेट के अंदर ही फट जाती है, तो कॉज ऑफ डेथ भी हो जाता है। तो कभी अगर आपको बहुत ज़्यादा फूड मतलब पेट के एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो तो उसे नेग्लेक्ट ना करें। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन हो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो, क्योंकि ये डेवलप होते और अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हुई तो ब्लास्ट भी हो सकती है अंदर। चलिए, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो डायग्राम है वो हमने समझ लिया, ये हमारी पांचों प्रोसेस हैं वो समझ लिया। यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग खत्म होता है। ठीक है, इसके कुछ राइटिंग पार्ट्स हैं, तो राइटिंग पार्ट्स देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।